उधर रूस के मीडिया ने दावा किया कि जंग के बीच पुतिन इतना भड़क गए कि उन्होंने यूक्रेन में अपने सबसे खतरनाक बॉमर भेज दिए। दावा किया गया कि रूस ने वहां Tu-160 बॉमर पहली बार उतारने का फैसला लिया, जिसे रूस के सबसे खतरनाक हथियारों में गिना जाता है। क्योंकि Tu-160 बॉमर जहां भी गिरता है वहां सिर्फ तबाही के निशान ही बाकी बचते हैं, इसलिए रूस ने यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए कमर कस ली। क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पिछले हफ्ते ड्रोन के जरिए पुतिन को मारने की साजिश रची गई थी। मॉस्को के पास यूक्रेन का एक ड्रोन भी गिरा था, जिस पर कई किलो विस्फोटक लगाया हुआ था। इसकी जानकारी मिलने के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन इतना ज्यादा भड़क गए कि उन्होंने यूक्रेन को तबाह करने के लिए अपने सबसे खतरनाक बॉमर Tu-160 यानी व्हाइट स्वॉन को पहली बार जंग में उतारने का फैसला कर लिया। और दावा तो यह भी किया गया कि रूस के इस ताकतवर बॉमर से सुबह यूक्रेन के कई इलाकों में ताबड़तोड़ हमले किए गए। रूस की सेना की तरफ से यह जानकारी दी गई और बताया गया कि रूस के इस खतरनाक बॉमर ने यूक्रेन के सैन्य इलाकों को खंडहर में तब्दील कर दिया। दावा किया गया कि करीब 18 क्रूज मिसाइलें दागी गईं, लेकिन Tu-160 बॉमर से कितनी मिसाइलें दागी गईं इसकी जानकारी नहीं दी गई। हालांकि यूक्रेन ने 15 क्रूज मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन ने पिछले कुछ दिनों में रूस के इलाकों को लगातार निशाना बनाकर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसकी वजह से रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसीलिए पुतिन अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। रूस के मीडिया के मुताबिक पुतिन सेना में मौजूद हर तरीके के हथियारों को मैदान में उतारने का मन बना लिया है, जिससे वो यूक्रेन के साथ पश्चिमी देशों के ताकतवर हथियारों का सामना कर सकें। और इसकी शुरुआत उन्होंने Tu-160 बॉमर को उतार कर की। दावा किया गया कि इस बॉमर के मैदान पर उतरने की खबर ने यूक्रेन के साथ पश्चिमी देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि Tu-160 दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉमर है जो आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ता है। यही नहीं, ये बॉमर 40,000 किलो बम और मिसाइलें लेकर उड़ान भरने की ताकत रखता है। इसीलिए रूस के इस खतरनाक बॉमर को व्हाइट स्वॉन के नाम से जाना जाता है। लेकिन पुतिन को अपने इस गुस्से का खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया के कई देश उन्हें युद्ध अपराधी की तरह देख रहे हैं। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन को अगस्त में दक्षिण अफ्रीका के डर्बन में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में गिरफ्तार तक किया जा सकता है। इसीलिए दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को ब्रिक्स की बैठक में शामिल न होने का सुझाव दिया, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अगर पुतिन दक्षिण अफ्रीका की धरती पर कदम रखते हैं तो वहां की सरकार के पास उन्हें गिरफ्तार करने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने मार्च में ही युद्ध अपराध के मामले में पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया था, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर आरोप है कि उनके आदेश पर ही यूक्रेन से हजारों बच्चों को अगवा करके रूस ले जाया गया। इस वारंट के बाद पुतिन के लिए उन देशों में खतरा बढ़ गया जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य देश हैं। और इसीलिए अब पुतिन के लिए दक्षिण अफ्रीका भी बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि दुनिया के 123 देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं, जिनमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है। इसलिए पुतिन को चेतावनी दी गई कि वो ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा न ले। ब्रिक्स की बैठक अगस्त में होगी, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, चीन, भारत और ब्राजील के नेता शामिल होंगे। हालांकि दक्षिण अफ्रीका की चेतावनी के बाद अभी तक रूस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के दो गुटों के बीच भिड़ंत हो गई। खबर है कि इलाके पर वर्चस्व को लेकर दोनों गुटों के बीच लंबे वक्त से विवाद था, जो अचानक इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों के कई लोग आमने सामने आ गए। कहने के लिए तो ये दोनों एक ही पार्टी टीएमसी से जुड़े हैं, लेकिन उनके बीच मरने मारने तक की नौबत आ गई। इसी बीच एक गुट के लोगों ने दूसरे पर बम फेंक दिया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद में एक माना जाता है, वो पुतिन की कही बात को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, और इसे अमेरिका समेत यूरोप के देशों ने यूक्रेन की जंग में देखा भी है। जब रमजान कादिरोव ने पिछले साल 24 फरवरी को रूस के हमले के तुरंत बाद अपने चेचन लड़ाकों को जंग में उतार दिया था, कादिरोव ने अपने लड़ाकों को खुली छूट दे दी थी। उन्हें बता दिया था कि ज़ेलेंस्की की सेना को हराने के लिए जो भी करना पड़े वो कर सकते हैं। और अपने आका का आदेश पाकर चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन के कई इलाकों में कहर ढा दिया। चेचन लड़ाकों की सबसे ज्यादा मार मारियोपोल शहर ने झेली, क्योंकि जंग की शुरुआत में ही अजोव सागर के किनारे मौजूद ये शहर रूसी सेना के निशाने पर आ गया। यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में पड़ने वाला मारियोपोल वहां का एक बड़ा औद्योगिक शहर है, और रूस की सेना को यह पता था कि यूक्रेन का बंदरगाह वाला शहर मारियोपोल उसके लिए दक्षिण पूर्व से यूक्रेन में घुसने का दरवाजा साबित हो सकता है। यही वजह है कि रूस ने मारियोपोल पर कब्जे के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, और वहां पुतिन के जवानों के साथ साथ रमजान कादिरोव के लड़ाकों को भी जंग में उतार दिया। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन के सैनिकों ने हार नहीं मानी, बल्कि मारियोपोल को बचाने के लिए उन्होंने भी जान लड़ा दी। और इसीलिए ज़ेलेंस्की ने अपनी सबसे ताकतवर अजोव बटालियन को मारियोपोल की जंग में उतारा था, जिन्होंने 2 महीने तक रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के सामने मोर्चा संभाले रखा। लेकिन चेचन लड़ाकों की बेरहमी के आगे उनकी एक नहीं चली, और आखिरकार रमजान कादिरोव के लड़ाकों ने उन्हें मारियोपोल की जीत का तोहफा दे दिया था। लेकिन कहा जाता है कि मारियोपोल जीतने के लिए चेचन लड़ाकों ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी थी, क्योंकि रमजान कादिरोव की तरफ से उन्हें ट्रेनिंग ही इसी बात की मिली है। वो सिर्फ कादिरोव के आदेश का इंतजार करते हैं
और एक बार कादिरव ने बोल दिया तो उनका आदेश पूरा करने के लिए चेचन लड़ाके अपनी जान की भी परवाह नहीं करते और इसी वजह से उनके लड़ाकों को दुनिया के सबसे बेरहम लड़ाकों में एक माना जाता है। चेचन लड़ाकों के नाम से ही दुश्मन खौफ से भर जाते हैं। यही वजह है कि जैसे ही रमजान कादिरव ने अपनी प्राइवेट आर्मी बनाने की बात कही, दुनिया के कई देशों में खलबली मच गई, क्योंकि कादिरव अपनी खुद की सेना में भी चेचन लड़ाकों जैसे खतरनाक जवानों को भर्ती करना चाहते हैं। कादिरव ने साफ कर दिया कि उनकी सेना में लोग पैसे के लिए भर्ती नहीं होंगे, बल्कि वो सिर्फ रमजान कादिरव के एक आदेश पर ही अपनी जान तक दे देंगे। मतलब ये कि दुनिया भर के खूंखार लड़ाकों को जुटाकर कादिरव एक ऐसी सेना बनाने का सपना देख रहे हैं जो कहीं भी हमेशा तबाही के लिए तैयार रहे। हालांकि रमजान कादिरव का यह दावा है कि उनकी सेना उन लोगों के साथ खड़ी होगी जिन पर दुनिया में कहीं भी जुल्म किया जा रहा हो, लेकिन इसी के साथ वो ये भी ऐलान कर रहे हैं कि उनकी सेना पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप की तरह काम करेगी। और वैगनर ग्रुप तो खुद अपने विरोधियों पर जुल्म ढाने और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है, क्योंकि ट्रेनिंग में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है, मरो या मार डालो। इसलिए वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के लिए जंग में कुछ भी जायज होता है। वैगनर ग्रुप में उन लोगों को ही भर्ती किया जाता है जिनकी नजरों में जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती और इसलिए उन्हें मौत का कोई डर भी नहीं होता। उन लोगों को बस हीरो बनने से मतलब होता है और इस चक्कर में वो जंग में जान लेने के लिए भी तैयार होते हैं और जान देने के लिए भी। बखमुत में वैगनर ग्रुप से लड़ने वाले यूक्रेन के सैनिक खुद कह चुके हैं कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके पागलों की तरह लड़ते हैं। वो गोली खाकर भी तब तक नहीं गिरते जब तक उनकी जान न निकल जाए। और तो और 9 साल पहले 2014 में वैगनर ग्रुप अपना लोहा भी मनवा चुका है। तब यूक्रेन से क्राइमिया हथियाने के लिए वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने बेहद अहम रोल निभाया था और आज भी क्राइमिया पर पुतिन का राज है। वैगनर ग्रुप के इसी सक्सेस रेट की वजह से वैगनर ग्रुप का काम सिर्फ रूस तक ही नहीं सिमटा है, बल्कि उसका धंधा इंटरनेशनल है। दूसरे देश तक पुतिन के किराए के इन सैनिकों को हायर करते हैं। रूस के साथी देश उसकी मदद लेते रहे। वैगनर ग्रुप बेलारूस, सीरिया, लीबिया, सूडान, माली और CAR यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में अपने लड़ाके भेज चुका है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ तो अपनी रिपोर्ट में ये तक कह चुके हैं कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में वैगनर ग्रुप के लड़ाके कई महिलाओं और छोटी बच्चियों का बलात्कार कर चुके हैं और कादिरव भी इसी तरह की सेना बनाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि इसी बात से अमेरिका समेत यूरोप के देशों की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि यूक्रेन की जंग में भी कादिरव ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। उन्होंने यूक्रेन की जंग को बहुत बड़ा जिहाद घोषित कर दिया था और रूस के मुसलमानों से खुली अपील की थी कि वो इस जिहाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि यूक्रेन की जंग को रूस की जीत के साथ खत्म किया जा सके। पिछले साल नवंबर में कादिरव ने जिहाद के नाम पर यूक्रेन में लाशें बिछा देने की कसम खाई थी। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना को शैतान बताते हुए उनका कत्ल कर देने की हुंकार भरी थी और जिहाद के नाम पर रूस के लोगों से हथियार उठाने की अपील की थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से यूक्रेन के मददगार देशों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि कादिरव की सेना बनी तो अमेरिका और यूरोप के देशों के लिए खतरा बढ़ जाएगा। साथ ही उनकी सेना में शामिल दुनिया के खतरनाक लड़ाके कई और देशों के लिए भी सिरदर्द साबित हो सकते हैं। इधर मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। 1999 में एनसीपी के बनने के बाद से ही शरद पवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और करीब 24 साल बाद उन्होंने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्षपदावर निवडणूक ऐसा निर्णय आज घेतलेला। 82 साल के शरद पवार ने अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान ऐसे वक्त में किया जब पिछले दिनों एनसीपी में फूट की खबरें सामने आई थी। खबरें थीं कि अजीत पवार एनसीपी के कई विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उधर ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि यूक्रेन को मदद के नाम पर इटली की तरफ से जो हवित्जर की खेप भेजी गई थी वो कबाड़ थी। मतलब रूस के सामने पिछले 14 महीनों से खड़े इस जंग में नेटो के देश ज़ेलेंस्की को धोखा दे रहे हैं और मदद के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है, जबकि ज़ेलेंस्की अमेरिका और दूसरे नेटो देशों से मिले हथियारों के भरोसे ही पुतिन को हर दूसरे दिन ललकार रहे हैं। यही नहीं, वो क्राइमिया तक को छीनने के हुंकार भर चुके हैं। वही क्राइमिया जिस पर रूस का 2014 से कब्जा है, जहां पुतिन ने अपने घातक हथियारों को तैनात